तुम भी मेरी तरफ देख रही है और मैं मरते दम तक इस बात को नहीं मानूंगा कि सरकार कौन सी भी हो, हालात कौन सी भी हो, अगर कौम हमारे साथ है तो हम हर सरकार को टक्कर देने को तैयार हैं। हमने युवा सेवा समिति का गठन किया। जो लोग बेसहारा हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी पूरी युवा सेवा समिति और तमाम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बदरेली की आवाज़ आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ है। उसी के चलते हम पर 20 मुकदमे लगाए। हमारा जो अस्पताल था उसे भी ढाया। जो बुलडोजर प्रथा जो शुरू हुई वो हमारे हॉस्पिटल से शुरू हुई। जो बदरेली की आवाज़ है, इस पे इतने मुकदमे लगा दिए जाए, इतने जुल्म कर दिए जाए, इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि ताकि इसे देख करके और भी जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ वो ना उठा पाए। जब मैं जेल गया तो जेल के 4 दिन बाद अस्पताल टूटा। बदरेली की स्पीड ऐसे ही रही, हमारी राजनीतिक जो ज़मीन है उसे ख़त्म कर देगा। हमने जो कीमत चुकाई है शायद आज के दौर में कोई और आदमी वो कीमत नहीं चुका सकता। मेरठ शहर के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। युवा सेवा समिति के राष्ट्रीय संस्थापक बदर अली हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बदर भाई, आप सबसे पहले हमें अपनी युवा सेवा समिति के बारे में बताएं। देखिए, 2011 में युवा सेवा समिति की शुरुआत हुई और छात्र राजनीति से उठ करके हमने युवा सेवा समिति का गठन किया। उन लोगों के लिए जो लोग बेसहारा हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो हम सब साथियों ने मिल कर के युवा सेवा समिति का गठन किया। आज 2011 से लेके और आज की तारीख तक युवा सेवा समिति पहले मेरठ शहर और मेरठ ज़िले में ही काम कर रही थी, लेकिन आज देखेंगे तो आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में युवा सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं और पूरी मजबूती से युवा सेवा समिति के काम को अंजाम दिया जा रहा है। युवा सेवा समिति को लेकर आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे निजीकरण को लेकर के कि आपने सभी साथियों के साथ मिलकर जो भी विचारधारा तय की उसको लेकर के कई सारे आरोप आप पर लगे कि युवा सेवा समिति के जितनी भी कार्यशैली है वो सभी आपके ही हित में चलती रही। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, 2011 से लेके और आज की तारीख तक युवा सेवा समिति में जो लोग हमारे साथ में हैं वो पहले दिन की जो विचारधारा थी कि हाँ, हमें जो परेशान हाल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करनी है। जो लोग उस विचारधारा के साथ में हमारे साथ में आए वो लोग आज तक हमारे साथ मौजूद हैं। जिन लोगों को ये लगा कि नहीं, अब बीजेपी की सरकार आ गई है और बदरेली की आवाज़ मुखर है, हमेशा सरकार के ख़िलाफ़ ये आदमी काम करता है, तो अगर हम इसके साथ में रहेंगे तो कहीं जैसे इस पे मुकदमे लगे हुए हैं तो हम पे भी ना मुकदमे लगें। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने सरकार का जो खौफ है उसको सामने जाहिर वो ना कर करके निजीकरण का आरोप ही हम पे लगा दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग 2011 से साथ थे वो लोग आज तक भी हमारे साथ में पूरी मजबूती से साथ लगे हुए हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए, आपने कभी उन लोगों को साथ में बैठा करके अपनी खामियों पर समीक्षा की या नहीं की? देखिए, जो लोग 2011 से लेके हमारे साथ में हैं उनसे तो हमारी हर रोज़ बात होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में आज नहीं है, उनसे बीच बीच में बातचीत होती रहती है, उनको बताया जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो आज हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि बदरेली की आवाज़ आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ है। तो हो सकता है कि उनको ये हो डर के अगर बदरेली के साथ रहेंगे तो कहीं हम पे भी मुकदमे वो न लगा दिए जाए। मेरठ शहर में एक मॉब लिंचिंग घटना को लेकर के आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, उसको लेकर के हमारे दर्शकों को स्पष्ट कीजिए किस तरह का प्रदर्शन था और किस विचारधारा को लेकर था। 30 जून 2019 को मॉब लिंचिंग को लेकर प्रोटेस्ट था। एक हमारा दीनी भाई जिसका नाम तबरेज़ अंसारी था, झारखंड के रहने वाला था, तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। तो
उनकी माताजी से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी जो आवाज़ है इससे आप उठाइए। तो पूरी मजबूती के साथ में उस आवाज़ को उठाया गया और सरकार को ये आवाज़ उठाना पसंद नहीं आया। उसी के चलते हम पर 20 मुकदमे लगाए। हमारा जो अस्पताल था, जो हमने गरीबों के लिए बनाया था, उसे भी ढाया। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो बुलडोज़र प्रथा जो शुरू हुई वो हमारे हॉस्पिटल से शुरू हुई। उसके बाद में ही ये बुलडोज़र चलना, आज यहाँ चला है, कल वहाँ चला है, उसके बाद ही जो है ये बुलडोज़र प्रथा चली। वो सिर्फ इसलिए कि जो बदरअली की आवाज़ है इस पे इतने मुकदमे लगा दिए जाएं, इतने जुल्म कर दिए जाएं, इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि ताकि इसे देख करके और भी जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ वो ना उठा पाएँ। लेकिन जितना उन लोगों ने हम पे जुल्म किया, जितना उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आज उतनी मजबूती से हम अपनी कौम की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसी सवाल से जोड़कर मैं आपसे एक सवाल पर और चर्चा करना चाहूँगा। जब आपके ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हुए और बड़ी कार्रवाई हुई, तो इसमें आपका एक आरोप और सुनने में आया कि मेरठ शहर के दिग्गज नेताओं ने, जो वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनका भी आपके खिलाफ कार्रवाई में भरपूर समर्थन दिखाई दिया। देखिए, मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं जी, लेकिन जब मैं जेल में था तो कुछ लोग के नाम हमारे सामने आए कि भी वो लोग आज जाके अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात करी कि आप जब बदर के खिलाफ ऐसा काम कर लीजिए। और जब अस्पताल को टूटने की बात थी, जब मैं जेल गया तो जेल के 4 दिन बाद अस्पताल टूटा। तो अस्पताल के टूटने से दो दिन पहले जब हमारे साथी जेल पे मुलाकात करने के लिए आए तो उन्होंने हमसे कहा कि एक बहुत बड़े मेरे शहर के राजनेता हैं, वो जाके अधिकारियों से जो मिले हैं, बल्कि उनको अधिकारियों ने बुलाया था उन्हें और उनसे पूछा था कि अगर हम ये अस्पताल पे जो है बुलडोज़र हम चलाएं, कहीं ऐसा तो ना हो कि भी आवाम सड़कों पर आ जाए। तो उस वो नेता ने अधिकारियों को इस बात का आश्वासन दिया कि भीड़ को हम देख लेंगे, आप अपनी कार्रवाई मजबूती से कीजिए। तो अगर राजनेताओं ने ये सब षड्यंत्र किया तो मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का खौफ था कि अगर बदरअली की स्पीड ऐसे ही रही तो ये हमारी राजनीतिक जो ज़मीन है उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। उनको ये था कि भाई ये आदमी जेल चला जाएगा, इस पर मुकदमे लग जाएंगे और ये आदमी जेल से आने के बाद अपने घर बैठ जाएगा। तो उनकी गलतफहमी हमने बहुत जल्दी से उसको दूर किया और आज अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से लेकर पूरे पश्चिम के अंदर हम ये बात कहने में हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा मुस्लिम लीडर, कहीं भी कोई अगर सांप्रदायिक कोई मामला होता है, मुसलमान पे कोई ज़्यादती होती है, तो हमसे पहले पहुँचने वाला कोई भी इस टाइम मुसलमान नेता नहीं है। खाली मुसलमानों पर ज़्यादती या किसी भी समाज के लोगों पर ज़्यादती होती है? देखिए, अगर किसी भी समाज के ऊपर ज़्यादती होती है तो हम तो वहाँ पर पहुँचते ही हैं, लेकिन इस वक्त में जो सबसे बड़ा जो जुल्म का शिकार है वो हम लोग हैं। तो जब हम लोगों पर जुल्म होता है और कोई हमारा रहबर नहीं पहुँचेगा, जिन लोगों ने हमसे वोट लिए हैं वो नहीं पहुँचेगा, तो हमें तो पहुँचना पड़ेगा और इसीलिए हम वहाँ पर पहुँचते हैं। और ताकि कौम को इस बात का महसूस रहे कि हाँ, इस बीजेपी के खौफ ज़्यादा माहौल में कोई लोग हैं जो कौम की आवाज़ को आज भी मजबूती से बुलंद कर रहे हैं। बदर भाई, इसके बाद आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की। क्या विचारधारा थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जिसको लेकर के आपने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा? देखिए, चंद्रशेखर भाई एक बहुत बड़े नेता हैं। जब मैं जेल में था वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे। उनके हम पे एक नहीं बहुत सारे एहसानात हैं, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहीं कि जिनकी वजह से हमें पार्टी से अलग होना पड़ा। लेकिन अगर हमारे आज भी वो रिश्ते व्यक्तिगत इतने बढ़िया हैं कि वो भी मुझे फ़ोन करते रहते हैं और जो है मैं भी उनको फ़ोन करता रहता हूँ। अभी आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं या उनकी विचारधारा से आप अलग हो गए हैं? नहीं, मैं आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। बाकी चंद्रशेखर भाई मेरे बड़े भाई के जो माफिक हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और जब भी मुझे वो आवाज़ जो देते हैं मैं उनके साथ में रहता हूँ। और अभी जो 21 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे बहुत बड़ी ताकत के साथ में हमारे लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, युवा सेवा समिति के। आपके रिश्ते अच्छे हैं लेकिन राजनीतिक समर्थन नहीं है? नहीं, राजनीतिक समर्थन नहीं कह सकते, लेकिन हमारे भाई की तरह है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि उनका जो अभी 21 तारीख को मवाना में जो रैली है, युवा सेवा समिति के हज़ारों कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहेंगे चंद्रशेखर भाई के साथ। जी। इसके बाद शहर में काफ़ी चर्चा रही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर।
कि बदर भाई बहुजन समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और लोग आपको प्रत्याशी के रूप में भी देख रहे थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहन जी ने बुलाया था। बहन जी से हमारी लखनऊ में मुलाकात भी हुई। बहुत शानदार नेता हैं बहन जी, और उनका इतना बड़ा कद है कि अगर उनके बारे में बताया जाए तो मुझे लगता है कि 1 घंटा उनके कद के बारे में बातचीत करने के लिए चाहिए। उन्होंने हम जैसे छोटे आदमी को बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, और लगभग सारी बातें फाइनल भी थी, लेकिन यही मेयर शहर के कुछ मुस्लिम नेताओं को ये बात हजम नहीं हुई और जाकर के उन्होंने बहन जी के पास जाकर कहा कि साहब, मैंने इस आदमी से वादा कर रखा है, तो आप बदर अली को जो आगे कभी आप मौका दे देना, लेकिन मेरा ज़िला है तो आप मेरे कहने से इस आदमी को टिकट दे दीजिए, और अगर इससे टिकट नहीं हुआ तो पूरे मेयर ज़िले में मेरा मान सम्मान ख़त्म हो जाएगा। तो बहन जी को लगा कि भी चलो हम आगे बदर को मौका दे देंगे, लेकिन ये हमारा आदमी पुराना है, बड़ा नेता है, अगर ये इस बात की सिफारिश कर रहा है तो हमें जो है उसे मौका दे देना चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के आरोप हैं कि बहन जी पार्टी के सक्रिय संगठन की आवाज़ों को बुलंद नहीं कर रही हैं और ना ही किसी तरह से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई समर्थन करती हैं। देखिए, मेरा बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा कोई वास्ता नहीं है। बहन जी ने हमें बुलाया, हम वहाँ पर गए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमें बातचीत को करने का मौका दिया और आगे भी उन्होंने मान सम्मान देने की बातचीत कही। लेकिन जहाँ तक बात संगठन विस्तार की जो बात है या संगठन की बात है, वो उनका अपना पर्सनल पार्टी का इशू है, हम उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आज बहन जी पूरी मजबूती के साथ में खड़ी हों तो 2027 में 100% सत्ता पलट हो जाएगी। हो सकता है। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि बदर भाई, जिस तरह से आपने 2024 को लेकर बताया कि 2024 में बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण बदर भाई समाजवादी विचारधारा की तरफ भी विचार करने लगे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में जब हमने टिकट नहीं रहा हमारा, तो कोई बात समाजवादी पार्टी के साथ तो हमारी कभी नहीं आई, और आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि हम किसी समाजवादी पार्टी के नेता के पास या समाजवादी पार्टी के किसी प्रोग्राम में हम शामिल हुए हों। ऐसा कभी तो बात कोई आई नहीं। ये अफवाह है, कोई विचारधारा है सभी समाजवादी को लेकर, ये सब अफवाह है, सब अफवाह है। इससे आगे बढ़ेंगे। शहर में बहुत हद तक बढ़ती लोकप्रियता आपकी समाज सेवा को लेकर, आपके जुल्म की लड़ाई लेकर के, जो भी जुल्म के खिलाफ लड़ाई हैं आप मजबूती से लड़ते हैं, बढ़ती लोकप्रियता, क्या कहेंगे? देखिए, जब इंसान काम करता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इंसान को बहुत सारी कीमत चुकानी जो पड़ती है। हमने जो कीमत चुकाई है, शायद आज के दौर में कोई और आदमी वो कीमत नहीं चुका सकता। 20 मुकदमे झेल रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, और जहाँ भी कोई बात अगर होती है तो वहाँ पर हम पहुँचते हैं। तो अगर जा रहे हैं तो इसका खामियाजा हमें मुकदमे की शक्ल में उठाना भी पड़ता है। तो जब काम कर रहे हैं तो उसी शक्ल में लोगों का प्यार भी मिल रहा है। अब जैसे जो प्रोग्राम था हमारा ताल कटोरा में वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ को लेकर मैं आपसे पहले कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के सही से अभी तक नहीं जानते हैं। पूरे वक्फ बिल के जो भी नियम कानून सरकार द्वारा पारित किए गए, और आपने उसको लेकर के ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया। हमारे दर्शकों को पूरी तरह से आप वक्फ को लेकर समझाएं। देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ 11 नवंबर को ताल कटोरा में हमारा प्रोग्राम था, जिसमें पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग मौजूद थे और बड़े बड़े उलेमा हजरात वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर हम सभी लोगों ने आवाम को इसी बात का मैसेज दिया कि कानून संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और अगर ये कानून पास होता है
आज तो खैर कानून पास हो गया है जी। तो ये सिर्फ हमारे मस्जिद, मदरसों और हमारी खानखाहों के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान की भी जो खिलाफ है। सरकार जिस मस्जिद को चाहेगा, जिस मस्जिद को ये चाहेगी कि हमें इसे बंद करना है, तो किसी भी बात पे ऑब्जेक्शन लगा करके उस मस्जिद को, मदरसे को, खानखाह को बंद कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोई मस्जिद, मदरसा, खानखाह अगर बंद होती है तो हम उसकी अपील करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। हमें जाना है तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे, और डीएम साहब किसकी बात को सुनेंगे? वो सरकार की बात को सुनेंगे। सरकार किसकी है? वो बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार क्या चाहती है? कि मुसलमान को परेशान करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ ये कानून ला करके मुसलमानों को परेशान करना और जो उनका पर्टिकुलर एक वोट बैंक है उसे खुश करने के लिए ये कानून लेकर के आई है। सरकार द्वारा वक्फ को लेकर वक्फ के जो भी सदस्य हैं उन पर बड़े आरोप हैं कि वो वक्फ का मुस्लिम गरीब आवाम के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाली अपना निजीकरण कर रहे हैं। देखिए, ये बात आपकी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि जो फ़ायदे लेने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कौम को अपनी मिल्कियत वक्फ की, वो फ़ायदा हमारी गरीब आवाम को नहीं मिल पाया। लेकिन अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि भी उस वक्फ के कानून को हम बना करके दूसरे लोगों को इसमें शामिल कर लें। आज अगर फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे हम बैठ करके ठीक कर सकते थे। उसको बैठ करके और क्या चीज़ें ठीक हम कर सकते हैं। कानून को ये जो लेकर के आए हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें चाहे वो यहाँ का मामला हो, राज्य सरकार का मामला हो, केंद्र सरकार का मामला हो, कि 2 लोग जो है गैर मुस्लिम इसमें रहेंगे, तो हमारी मस्जिद की कमेटी में या मदरसे की कमेटी में, खानका की कमेटी में हम दूसरे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? तो अगर कहीं पे कमी पेशी हो रही है तो उसे दूर करने के लिए बैठा जा सकता था। ये कानून लाना गलत है बिल्कुल। जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि मैं इस बात का पूरी मुस्लिम आवाम को आश्वासन देता हूं कि वक्फ का 1 भी रुपया गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा मुसलमानों पर ही खर्च किया जाएगा, लेकिन तरीके से किया जाएगा। देखिए, अमित शाह जी ने कोई बात कही है, अब से पहले मोदी जी ने भी बात बोली थी कि भी अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो तो हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये बातें सिर्फ बोलने में अच्छी हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र थी तो कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? जो वफ़ के ओहदेदारान हैं उनको बुलाते, उनको सख्ती से ठीक से काम करने के लिए आप बोलते, तो हो सकता है कि इसमें बेहतर रिजल्ट निकल करके आता। लेकिन सिर्फ अपने परमानेंट जो वोटर है उन्हें खुश करने के लिए ये कानून लाया गया है। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है? ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो मिल्कियत हमारे बुजुर्गों ने दी, अगर जिनके ऊपर खास तौर से आपको बता दूं गरीब आवाम की मदद करने के लिए जी, तो जो इस्तेमाल ठीक से हो सकता था, जो उनके ओहदेदारान थे उन्होंने उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। अगर वफ़ की जो भी मिल्कियत आज पूरे देश में है, अगर उनका सही से इस्तेमाल होता तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज मुसलमान एजुकेशन से, हेल्थ से और दूसरी चीज़ों से पिछड़ा हुआ है, वो इतने पिछड़ेपन पे नहीं रहता मुसलमान। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर दुरुपयोग हुआ है? बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है, बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ठीक से इनका यूज़ होता तो आज मुसलमानों के हालात और बेहतर हो सकते थे। आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव भी करीब है, क्या रणनीतियाँ हैं आपकी? देखिए, हमारी मेरठ ज़िले की 2 सीटों से तैयारी है, मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण। इन दोनों सीटों पर पूरी मेहनत हो रही है। जहाँ से भी सब जिम्मेदार लोग मिलकर बोलेंगे कि हमें इस सीट पर हमें आगे बढ़ना है, उस सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल दोनों सीटों पर अपनी जो हमारी यहाँ पे लोग हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। और जैसे 1 साल बाद अब जैसे सब चीज़ें आ जाएंगी खुल के, तो उसमें तय कर लेंगे कि मेरठ शहर लड़ना है या फिर मेरठ दक्षिण लड़ना है। किसी पार्टी को लेकर भी विचारधारा है 2027 के लिए? देखिए, अभी किसी पार्टी से कोई भी जुड़ाव का कोई मकसद नहीं है।
और कोई अभी सोच भी नहीं है। अभी तो सिर्फ हमारी सोच और हमारी टीम की सोच, युवा सेवा समिति की सोच ये बनी हुई है कि अपने आप को मजबूत किया जाए। और ख़ुद आवाम आज के दौर में कहने लगी है कि जब बदर अली आप कुछ नहीं होते हुए इतना काम कर रहे हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि आपको विधानसभा में भेजने का मौका दिया जाए। तो हम अपनी मेहनत से आवाम के अंदर पैठ मजबूत कर रहे हैं, उनके दिल में जगह बना रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सारा माहौल एक तरफा युवा सेवा समिति के पक्ष में रहेगा। बदर भाई, आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। हमारे यूपी पंचायत 2.0 के मंच से आप कोई पूरे शहरवासियों और जितनी भी मेरठ की ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के दौर में अपने कारोबार में लगिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग मजबूती से पढ़ाई करें, और जहाँ भी ज़रूरत पेश आती है एक दूसरे की मदद करते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि हमारे बीच के लोग आगे बढ़ें, और जो आवाज़ है आज वो कल आने वाले वक्त में और मजबूती से दूसरे लोग भी इस आवाज़ को सुन पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।